हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है अभ्यास ऑनलाइन पर। और आप सभी को आज एक नए टॉपिक के साथ रूबरू कराने वाला हूं, भारत का संविधान। जी हाँ, भारत का संविधान को जानने के लिए आज से हम एक-एक क्लास अटेंड करेंगे, जिससे हम भारत के संविधान को समझ पाएंगे। और आप सभी बिल्कुल ही जिन अनजाने तथ्यों से आप अनजान हैं, उस तथ्यों को आप जान पाएंगे और उसका दैनिक जीवन में क्या कर सकेंगे, उपयोग कर सकेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। जी हाँ, हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संविधान। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इस टॉपिक को हम आज से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जानिए कि भारत संविधान कोई भी देश या राज्य या किसी भी संस्था को चलाने का एक नियम से भरा हुआ या दिशा निर्देश से भरा हुआ एक किताब होता है। जैसे एक सामान्य किताब होता है कोई दिशा निर्देश देने के लिए या कोई प्रशिक्षण के लिए, उसी प्रकार से देश को चलाना या राज्य को चलाने के लिए या कोई भी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उस किताब को अपन संविधान कहते हैं। उसी प्रकार हमारे भारत देश और भारत के राज्यों को चलाने के लिए एक किताब है जिसको संविधान कहा गया है। और इस संविधान की पुस्तक में कुल जैसे लेसन है, तो कुल लेसन कितने हो जाएंगे, इसमें 22 लेसन है। लेसन 22 है। सामान्य भाषा में कहें तो लेसन, जिसको हम लोग पार्ट कहते हैं, वैसे संविधान की भाषा में इसको भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाग। भाग कहा जाता है। तो इसमें 22 भाग हैं। 22 भाग हैं। जैसे हमारे सामान्य कोई हिंदी का पुस्तक उठा लीजिए या गणित का पुस्तक उठा लीजिए, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता है, वैसे ही संविधान का जो किताब बना है उसमें कुल टोटल जो लेसन है या पार्ट है या भाग कह लीजिए, भाग एथेंटिक है, तो हम 22 भाग अर्थात 22 लेसन में 22 लेसन में इसको पढ़ते हैं। और उसके पश्चात प्रत्येक पार्ट में कुछ कुछ क्या होते हैं, टॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? टॉपिक होते हैं। कुछ कुछ टॉपिक होते हैं, ठीक है। टॉपिक होते हैं, उसको हमारे संविधान के किताब में अनुच्छेद कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुच्छेद कहा गया है। जो कोई भी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक होते हैं। जैसे गणित में अगर लघुत्तम समावर्तीय पढ़ रहे हैं तो उसमें निकालने की विधि, गुणनखंड की विधि या भाग विधि, एक एक टॉपिक होते जाता है। उस टॉपिक को हमारे संविधान में अनुच्छेद कहा जाता है। टॉपिक का मतलब हमारे इस अध्ययन में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद कहा जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक माने यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद। तो ध्यान रहे, हमारे संविधान का बुक जो है किसी भी संस्था, देश या राज्य को चलाने की किताब है, जिसमें 22 भाग हैं और टोटल इसमें जो टॉपिक है अर्थात अनुच्छेद हैं 395 हैं। 395 अनुच्छेद हैं मूल रूप से। और अभी सब उसमें पार्ट जोड़ा गया है, उप टॉपिक जोड़ा गया है, सब टॉपिक जोड़ा गया है, उसको मिला करके लगभग 460-70 से अधिक अनुच्छेद अभी की स्थिति में हो चुके हैं। तो इसको अपन डिटेल से जब जानेंगे तब बताते जाऊंगा कि कौन सा। जैसे शिक्षा का अधिकार कानून है, आर्टिकल 21 तो पहले से है, जीवन जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उसमें जो है हमारा शिक्षा का अधिकार कानून, जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में, उसको आर्टिकल 21 का में जोड़ दिया गया। तो ये सब आर्टिकल एक तरह से हो गया, तो ऐसे मिला करके 470 आसपास है। तो मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। और एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल में भी इसको डिवाइड किया गया है। अनुसूची 12 अनुसूची है। शेड्यूल अनुसूची जो बनाया गया है उसमें स्पेशल टॉपिक पर, जैसे पंचायती राज पढ़ेंगे या हम लोग नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए अनुसूची 11वां और 12वां अनुसूची इस टाइप से बनाया गया है। तो अनुसूची में स्पेशल टॉपिक पर बात की जाती है। जैसे 8वीं अनुसूची में भाषा की बात की गई है, ग्रुपिंग की गई है, जिसमें हमारे जितने भी रजिस्टर्ड 22 भाषाएं हैं, जैसे कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, आसामी, मणिपुरी
गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, ये सब जितने भी भाषाएं हैं वो अनुसूची 8 में हैं। तो स्पेशल पर्पस के लिए अनुसूची बनाए गए हैं इस संविधान की किताब को अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों इसको जो है ना कुल मिलाकर के क्या कहेंगे, अनुसूची कहेंगे। तो अभी स्पष्ट है कि हमारे संविधान के पुस्तक में कुल टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद मूल रूप से हैं और 12 अनुसूची हैं। तो इस चीज को आप लोग जान लीजिए और बेहतरीन तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक परिचय था इस संविधान को लेकर के, और इसके पश्चात हम लोग पढ़ने वाले हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या दिया है देखिए, भाग 1 की चर्चा करते हैं। 22 भाग में से एक भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जी हाँ, राज्य क्षेत्र। तो ये भाग 1 का मतलब लेसन 1 का जो टॉपिक है यूनियन एंड उसका एरिया जो है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें भाग 1 में कुल मिलाकर के कुछ क्या है, टॉपिक है। टॉपिक मैंने बताया, और लेसन का मतलब यहाँ पर अपन मैं समझाने के लिए लिख दिया। तो भाग 22 में से, भाग टोटल 22 हैं, उसमें से पहला भाग, तो जैसे भाग 1 2 3 डेफ 22 तक जाएगा ये चैप्टर। तो हम सबसे पहले 1 वाला को अपन क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और भाग 1 का क्या नाम है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन। भारत एक संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। यहां पर संघ का तात्पर्य यूनियन लिया गया है। यूनियन, इंडियन अर्थात जैसे हमारे भारत में टोटल अगर मिला करके देखा जाए तो लगभग 36 राज्य हैं टोटल, जिसे यूनियन टेरिटोरीज को मिला दिया जाए। अब बेसिक रूप से 28 राज्य हैं। तो ये राज्य जो है ना कभी टूट करके अलग नहीं हो सकते। जैसे मान के चलिए हमारा छत्तीसगढ़ अगर भारत देश से अलग होना चाहते इम्पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। जी हाँ, यूनियन है। तो यूनियन कहने का तात्पर्य है कि इसके राज्य अपने आप कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इस टाइप से हमारे जो भारत राज्य है ना, वो उसके कोई भी राज्य स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो सकता। मैं अलग हो रहा हूं और मैं बांग्लादेश में मिलना चाहूंगा, ऐसा कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। तो पहला अनुच्छेद में लिखा गया कि भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात ये यूनियन है। जी हाँ, ये शब्दों को याद रखिएगा, संघ। अब इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक परिसंघ आता है, ये क्या होता है, परिसंघ। दूसरा हो जाता है परिसंघ, उसका फेडरेशन भी होता है, ना, फेडरेशन। और तीसरा होता है यूनियन। ये तीनों में थोड़ा सा अंतर को समझने का प्रयास करना है। और क्या करना है, अंतर को देखने का प्रयास करना। कौन फेडरल इसको बोलते हैं, कौन फेडरल। तो फेडरेशन ये भी संघ होता है। फेडरेशन जैसे कभी कभी टीचर लोग संघ बनाते हैं तो फेडरेशन बोल देते हैं। यूनियन ये भी संघ है। तो ये तीनों में थोड़ा सा अंतर समझने का जरूरत है। इसमें हमारा राज्य, ये तीसरा नंबर वाला यूनियन जो लिखा हूं, वो भारत जो है ना राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं है, ना परिसंघ नहीं है। तो इसमें ये परिसंघ को थोड़ा सा कॉन्फेडरल को समझने का प्रयास करिए। इसको मैं बता रहा हूं कि परिसंघ में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। छोटे जैसे हमारे देश में भी मिले हैं, लेकिन उसमें राज्य जो है ना थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे करके राज्य देश बना लेते हैं। ठीक है। परिसंघ में क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य जो हैं
अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे करके केंद्र शासन को दे देती हैं, हर एक देश का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन ये परिसंघ ना बहुत ही कमजोर होता है, कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है। तो ठीक है, समझ में आ गया कि इसमें छोटे छोटे राज्य जो है ना मिल करके देश बनाते हैं और अपने थोड़ी थोड़ी शक्तियां दे करके एक देश का निर्माण करते हैं, और इसमें आसानी से कोई भी देश टूट सकता है, माने ये अलग हो सकता है। जैसे हमारा भारत देश अगर कॉन्फेडरल होता तो छत्तीसगढ़ थोड़ा सा शक्ति केंद्र को देता था, मध्य प्रदेश थोड़ा सा शक्ति दे देता, या उड़ीसा छोटा सा थोड़ा अपने हिसाब से शक्ति दे देता, और कोई बाध्यता नहीं रहती। ये बहुत ही कमजोर होता है। इस प्रकार का जो देश बनते हैं परिसंघ कॉन्फेडरल में बनते हैं, ऐसे देश बहुत ही कमजोर होते हैं, कोई भी देश आसानी से अलग हो सकते हैं। तो ये हुआ कॉन्फेडरल परिसंघ जिसको कहा जाता है। फेडरेशन अर्थात संघ, इसमें भी क्या होता है कि राज्य मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं और केंद्र शासन को कुछ शक्तियां देते हैं और उसको उपयोग करने के लिए करते हैं। ठीक है, उपयोग करने का उसमें थोड़ी सी शक्ति, लेकिन इसमें क्या होता है फेडरेशन में शक्तियां दे देते हैं राज्य उसको, केंद्र सरकार को, और उसको उपयोग करने के लिए बोलते हैं उपयोग कीजिए इसको करके। तो इसमें भी कोई भी देश अलग हो सकता है, लेकिन उससे जैसे परिसंघ से थोड़ा सा मजबूत होता है। ठीक है, फेडरेशन जैसे अमेरिका एक फेडरेशन है, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखते हैं ना अपन, तो ये फेडरेशन है, फेडरेशन के अंतर्गत आएगा अमेरिका। यूएसए जो होगा वो फेडरेशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये राज्यों का संघ है, यूनियन नहीं है। इसके राज्य चाहे तो अलग हो सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो राज्य हैं चाहे तो ये लोग शक्तियां दे देते हैं किनको, केंद्र शासन को, और उसको उपयोग करने के लिए बोलते हैं। लेकिन परिसंघ में क्या थोड़ी थोड़ी शक्तियां देते हैं और उसको मतलब देश का निर्माण करते हैं, मनचाहा ये लोग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन ये फेडरेशन में क्या होता है कि शक्तियां देते हैं और केंद्र सरकार को बोलते हैं कि इस शक्तियों का आप यूज करिए। तो अमेरिका एक फेडरेशन है और हमारा इंडिया जो है हमारा महान देश, हमारा विश्व गुरु है, वो यूनियन है। अर्थात हमारा अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इसको ये हमारे देश की महानता है। अगर महाराष्ट्र अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता है, गोवा अलग होना चाहे तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में। तो हमारा इंडिया क्या है, यूनियन है। ये स्टेट का क्या है, यूनियन है, राज्यों का एक संघ है। इसके जो स्टेट हैं, राज्य हैं, कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन है, उनकी शक्तियां दे देते हैं केंद्र शासन को, केंद्र सरकार को, और उसको उपयोग करने के लिए बोलते हैं। और ये राज्य भी अलग हो सकते हैं। और परिसंघ में क्या होता है, कॉन्फेडरल में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी शक्तियां देते हैं और ये देश बनाते हैं। ये परिसंघ जो है बहुत ही कमजोर होता है। क्या कहते हैं, हमारा फेडरेशन की अपेक्षा वो कभी भी अलग हो सकते हैं। तो ऐसा फेडरेशन, तो ये तीनों चीज में ना, फेडरेशन, परिसंघ, संघ, और ये दोनों में ही हमारा क्या हो जाता है अंतर, ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ स्पष्टता चाहिए रहेगा तो जरूर मैसेज करिएगा, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो ये अनुच्छेद 1 की बात आ गई है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको आपको मिटाता हूं, आप समझ जाए होंगे। ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 1 क्लियर हो गया कि भारत राज्यों का संघ है। इसको हम मिटाते हैं और आगे देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और हम तो टॉपिक पर ही बात करेंगे, कोई भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, क्योंकि हमारा भारत देश यूनियन है, नॉट फेडरेशन, नॉट कॉन्फेडरल। तो आप ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, इंडिया इज अ यूनियन, राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, इसमें क्या कहा गया है, स्पेशल एक केस है कि अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति, हमारे देश का जो सुप्रीमो होता है, संवैधानिक जो प्रमुख होता है, आर्टिकल 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री से सबसे ऊपर क्या होता है, हमारे देश के सबसे प्रमुख संवैधानिक प्रमुख
राष्ट्रपति होते हैं। तो संसद अगर चाहे तो सबसे बड़ी पंचायत हमारे देश का क्या होता है, संसद है, लोकसभा है। और राज्य का सबसे बड़ा पंचायत होता है विधानसभा, और जिले का सबसे बड़ा पंचायत होता है जिला पंचायत, सेकेंडरी जनपद पंचायत, और लास्ट में हम जो गांव में रहते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये तो जानेंगे आने वाले अनुच्छेदों में, और इसके बारे में चर्चा भी है हमारे संविधान में। 73वां संशोधन हुआ था, तो उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो है ना राष्ट्रपति को सूचना दे करके कोई भी देश बाहरी देश को मिला सकता है हमारे देश में। ठीक है, कोई भी देश मिलना चाहिए, जैसे बांग्लादेश हमारे देश में मिलना चाहिए। अभी देखिए पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान के एरिया है, वो लोग अभी न्यूज में आ रहा था कि हमको 93,000 बंदूक दे दीजिए, हम खुद आजादी लड़ लेंगे। पीओके वाले अलग होना चाहते हैं, क्योंकि वहां हमारा जो पाकिस्तान दुश्मन है ना, ऐसा पड़ोसी नहीं देना चाहिए किसी को। आप अपने अगल बगल के पड़ोसी से सावधान रहिएगा। भारत को ऐसे 2 पड़ोसी मिले हैं जिनसे हमको बच के रहना है, पाकिस्तान और चाइना। तो जो वहां के कोई भी देश या भूभाग हमारे देश में मिलना चाहता है, तो ये अनुच्छेद 2 का संसद जो है ना प्रयोग करती है, और इसके आधार पर भूखंड को मिलाती है। जैसे आप ध्यान कर रहे होंगे, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसको 35वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 35वां संविधान संशोधन किया गया था सिक्किम देश के लिए, आधार पर बता रहा हूं। 35वां संविधान संशोधन किया गया था अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके, और इसमें सिक्किम को जो है ना सह राज्य बताया गया था। सिक्किम को क्या बनाया गया था, सह राज्य बनाया गया था। जी हाँ, सह राज्य बनाया गया था, और इसके लिए स्पेशल एक अनुच्छेद आया था 2 का, इसके लिए स्पेशल ये लोग बनाए हुए थे। ठीक है, तो इसके लिए 2 का एक संशोधन किया गया था। तो 35वां संशोधन अनुच्छेद में सिक्किम को जब मिलाया गया था तो एक सह राज्य के रूप में इसको देखा गया था शुरू में, और 1974 में यह कारनामा हुआ था। ठीक है, 1974 में कारनामा हुआ था। बाद में इसमें संशोधन करके इस संविधान में जो सह राज्य था इसको अलग करके 1975 में सिक्किम को 22वां नंबर का राज्य बना दिया गया। कौन से नंबर का राज्य बना दिया गया, 22वां राज्य बनाया गया अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके। तो इसको पहले सह राज्य बनाया गया था, इसके लिए स्पेशल एक कंडीशन जोड़ा गया था 2 का 1974 में, और 1975 में इसे 22वां राज्य बना दिया गया अलग से। ये 2 का नहीं जोड़ा गया क्योंकि इसमें कोई भी बाहरी देश इसमें जुड़ सकता है। और 16 मई 1975 को, ये डेट याद रखिएगा, 16 मई 1975 को ये 22वां राज्य सिक्किम को बना दिया गया। तो इस आधार पर हमारा देश में कोई भी भूभाग मिल सकता है। ध्यान रखना है आप सभी को कि जैसे बांग्लादेश को हम अगर मिलाना चाहें, या पाकिस्तान या नेपाल को मिलाना चाहें, हम तो चाहेंगे कि पूरा चाइना को हम मिला लें या श्रीलंका को मिला लें। तो वो बाहरी भूभाग को या भूखंड को मिलाना चाहें तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करना पड़ेगा। और 16 मई 1975 को इसको स्पेशल 22वां राज्य मिला दिया गया। पहले तो ये सह राज्य था, ओरिजिनल राज्य नहीं था, बाद में इसको ओरिजिनल राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। और हमारा जो सिक्किम राज्य है पूर्वोत्तर भागों में, जहां पर दार्जिलिंग स्थित है ना, चिकन नेक जिसको बोलते हैं, उस इलाका में आप अगर देखेंगे, ये मैं मैप रखा हूं यहाँ पर, ये वाला एरिया हमारा सिक्किम है। तो इस राज्य की बात कर रहा हूँ, भूटान के करीब है। और यहाँ से जो हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है। तो ये बांग्लादेश भी एक्चुअल में हमारा ही था 1947 से पहले तो इसलिए हमारा ही निकल जाता है। पाकिस्तान भी हमारा है, हम तो कहेंगे चाइना को ही हमारा है। तो ये सिक्किम जो है 16 मई 1975 को ओरिजिनल राज्य में अस्तित्व में आया। सबसे पहले ये कहा था सह राज्य था, और इसको 1974 में जो 2 का एक अनुच्छेद बनाया गया था उसके तहत इसको यूज किया गया था। तो कोई भी बाहरी राज्य अगर हमारे देश में मिलता है, बाहरी देश का भूभाग मिलता है, या
वो शामिल होना चाहता है तो डेफिनेटली अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया था। अब अनुच्छेद 3 को देखते हैं अपन। समय हो रहा है इसलिए बार बार ऊपर देखता हूं, घड़ी लगी हुई है ऊपर में। अनुच्छेद 3, अब ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति को सूचना देकर के भारत के भीतर किसी भी राज्य का सीमा, नाम या क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। क्या क्या में? राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है, उसका क्षेत्रफल परिवर्तन कर सकता है, एक राज्य को दूसरे राज्य में तोड़ सकता है, या एक राज्य को तोड़ करके दूसरा राज्य बना सकता है। तो इसमें संसद जो है अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हुए अपने अपने देश की सीमा के भीतर किसी भी राज्य का नाम, भूखंड का नाम, या किसी भी राज्य को दो राज्यों में तोड़ करके बना सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया गया था हमारे राज्य छत्तीसगढ़ को बनाने में। 1 नवंबर सन 2000 में हमारा छत्तीसगढ़ बना था, सब हमारा है। और 9 नवंबर को अगर देखें 2000 को, हमारा उत्तराखंड, यूके, हमारे यहाँ भी यूके है, यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना, उत्तराखंड, ठीक है। और 15 नवंबर को 2000 को हमारा झारखंड बना था। तो ये राज्य कहां से, ऐसी तो नहीं आ गए। तो 1 नवंबर सन 2000 को जब हम यूज करते हैं तो ये एमपी से कट करके बनाया गया था। लगभग 30% इलाका को काट करके इसको दे दिया गया था छत्तीसगढ़ में, और 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। अब उत्तराखंड जो है ना यूपी से बना है, और झारखंड बिहार से बना है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद हमको 3 का प्रयोग करके बनाया गया है। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, जैसे झारखंड का मातृत्व राज्य क्या हो जाएगा, बिहार है। उत्तराखंड का मातृत्व राज्य क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ का मातृत्व राज्य क्या है, मध्य प्रदेश है। तो ये अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके अपन इस प्रकार से नया राज्य, नया नाम बना सकते हैं। अभी लद्दाख हो गए या जम्मू कश्मीर हो गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है। तो जब भी अपने भूखंड के सीमा भाग में कुछ परिवर्तन करना रहता है तो संसद जो है राष्ट्रपति को केवल सूचना दे करके, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लिखता, अनुच्छेद 4 में पढ़ेंगे अपन अभी। तो ये जो है ना, इसमें बाहरी देश मिलेंगे, इसमें अपने देश के भीतर कोई भी राज्य है उसका नाम बदल सकता है, क्षेत्रफल बदल सकता है। संसद, लोकसभा की जो सांसद है उसमें हो हल्ला होते रहता है, संसद टीवी देखिएगा, तो वहां पर जो अनुच्छेद में बदलाव किया जाता है। तो इस प्रकार के राज्य जो है 1 नवंबर 9 नवंबर ये सब बने थे, ध्यान में आ रहे हैं। अब लास्ट में अपन देखते हैं आज के वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा सा साइलेंट से बता दे रहे हैं। अनुच्छेद जो है ना हमारा 4, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि संसद जो है ना जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 और 3 का जब प्रयोग करता है तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। अर्थात संविधान संशोधन का जो अनुच्छेद है हमारा 368, ये दोनों अनुच्छेद को इससे बाहर रखा गया है। आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है। 368 से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग जब संसद कर रहा होता है तो वहां पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, और इसका उपयोग कौन कर सकता है, संसद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के भी उसके ये दोनों आर्टिकल का प्रयोग संसद कर सकता है। लेकिन जहां पर भी अनुच्छेद 368 की बात आती है वहां राष्ट्रपति के अनुमति आवश्यक है, उनकी स्वीकृति आवश्यक होती है। क्या होती है आवश्यक, अनुच्छेद 368 का प्रयोग जहां पर भी होता है तो ये 368 से बाहर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को रखा गया है। थोड़ा मार्कर नहीं चल पा रहा है, पहला वीडियो है फिर भी, तो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुच्छेद 2 और 3 को और अनुच्छेद 368 माने इस
दोनों अनुच्छेद को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, इसमें सिग्नेचर आवश्यक नहीं है। ऐसी सूचना मात्र से एक काम ये लोग कर सकते हैं हमारे सांसद में। तो उम्मीद है ये जो मैंने आज भारत का संविधान टॉपिक लेकर के आया था, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया है और आप सभी जो है ना एकदम बढ़िया से संविधान को जानिए। हमारा देश के संविधान को नहीं जानेंगे तो जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है। एकदम मतलब हमको क्या कहना चाहिए, अपने अधिकारों को जानना है, अपने संविधान को जानना है, तभी हम अपनी आवाज, जब हम पीड़ित होते हैं तब अपनी आवाज उठा पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो जानिए यूनियन क्या है, कॉन्फेडरल क्या है, फेडरेशन क्या है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 में ये बताता है कि अगर जब संसद आर्टिकल 2 या 3 का उपयोग कर रहा है तो उसमें राष्ट्रपति की सिग्नेचर की आवश्यक नहीं है। लेकिन इन दोनों अनुच्छेद को छोड़ करके फिलहाल अगर 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा रहा है तो उसमें राष्ट्रपति जी का अनुमति, सिग्नेचर बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस चर्चा में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू।